नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 28 सितंबर 2021। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2021 के पेपर हो रहे हैं। तो इससे पहले शैक्षिक प्रबंधन वाला जो पेपर है उसका सॉल्यूशन देखा था, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे तीसरा प्रश्न पत्र विज्ञान का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि सिने बार जो है वो किसका अयस्क है। ऑप्शन एबीसीडी में से ZNAUHE। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन HG जो है यानी कि पारा जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिने बार जो है इसका अयस्क होता है। मैंने कहा था हर साल एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग जो है वो नहीं है। पोलियो, कोरोना, एड्स या हैजा। मैंने आपको काफी पहले ट्रिक बताई थी जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ को याद करने की। उसका स्क्रीनशॉट आप ये देख सकते हैं। जीवाणु से होने वाले रोग की ट्रिक क्या थी? पंडित का टीका न्यू है। तो यहाँ पर जो है उससे कौन सा आप रोग देख रहे हैं? हैजा रोग देख रहे हैं और ये जीवाणु से होने वाले रोगों में आता है। प्रश्न में क्या कह रहा था? कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो आपका हैजा विषाणु जनित रोग नहीं है, ये एक जीवाणु जनित रोग है। तो बस आपका चौथा वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगर ट्रिक ना देखी हो तो जीवाणु, विषाणु, कवक, बालाजी स्टडी अड्डा इस टाइप से सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका तो मॉडल पेपर से एकदम एग्जैक्ट कॉपी होके आया है कि निम्न में से कौन प्राथमिक सेल जो है वो नहीं है। मैं आपको मॉडल पेपर का स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। ये है मॉडल पेपर का स्क्रीनशॉट। देखिए 5 बहुविकल्पी में चौथा वाला बहुविकल्पी था, इनमें से कौन प्राथमिक सेल में नहीं आता है। और यही क्वेश्चन यहाँ भी है, देखिए इनमें से कौन प्राथमिक सेल में नहीं आता है। और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको मॉडल पेपर में दिया था ये मैंने अपने मन से जो है वो बनाया था। नीचे आप देख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट का टाइटल, साइंस का मॉडल पेपर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन थे लेक्लांसे, डेनियल, वोल्टिया या सीसा संचायक। और ऑप्शन में अगर देखिए तो डेनियल, सीसा संचायक, वोल्टिया, शुष्क, लगभग लगभग वही ऑप्शन थे, थोड़े बहुत बदले थे। आंसर देखिए यहाँ पर सीसा संचायक सेल यहाँ पर भी था जो कि आपका द्वितीय सेल का उदाहरण था। और यहाँ पर भी देखिए सीसा संचायक सेल ऑप्शन में दे रखा है। कितना अच्छा सा ऑप्शन भी तक मैच कर गए हैं। तो ये आपका किस में नहीं आता? प्राथमिक सेल में नहीं आता है, द्वितीय सेल में आता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जो मैंने आपको मॉडल पेपर में दिया था क्वेश्चन, ये सब अपने मन से बनाए थे, तो लगता है पीएनपी ने कॉपी कर लिए है। चौथा प्रश्न है रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतल में जो है वो सुरक्षित रखा जाता है? 4.5 डिग्री, 5.4 डिग्री, 3.5 डिग्री या फिर 5.3 डिग्री सेल्सियस। तो हम आपको आपके SCERT ऑफिशियल जो पीडीएफ है कोर्स की उसमें आंसर दिखाते हैं इसको। ये रही आपकी पीडीएफ। रुधिर बैंक या ब्लड बैंक लिखा हुआ है। इसी के अंतर्गत देखिए तो क्लियर लिखा हुआ है रुधिर वर्ग निर्धारित होने के बाद रक्त को आधुनिक उपकरण और विधियों के द्वारा 4.5 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं, उस पर जो है वो कांच की प्लास्टिक की वायुरुद्ध जो बोतल है उसमें सुरक्षित रखा जाता है। तो आंसर आपका यहाँ क्या होगा? 4.5 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल सही होगा। लास्ट प्रश्न पूछा गया था डार्विनवाद किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन थे, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, अंगों का उपयोग, जीवों के आकार में वृद्धि या योग्यतम की उत्तरजीविता। तो चौथा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक वीडियो में जो पूरा कोर्स मैंने कराया था उसमें से देखिएगा सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सभी के मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। ये है 4th सेमेस्टर विज्ञान महामैराथन क्लास। देखिए डार्विनवाद मैंने बताया था, जो पर्सन अनुकूलन वातावरण के अनुसार कर लेगा उसकी जो जाति होती है वो आगे बढ़ती है। यही चीज तो मैंने बताई थी और यही तो यहाँ पर भी कह रहा है, योग्यतम की उत्तरजीविता, जो अन्य जातियों से योग्यतम है उसकी जाति आगे बढ़ती है। ये किसने बताया था? डार्विनवाद जो है इनसे संबंधित है। अब बढ़ते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। पूछ रहा था विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या कहेंगे? ये जो विद्युत धारा है वो आपकी अदिश राशि है और इसका रीजन ये है कि जो विद्युत धारा है इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती। अदिश राशि की डेफिनेशन ही होती है जिसमें केवल परिमाण हो। सदिश राशि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो आपको बेसिकली अदिश राशि की डेफिनेशन पूछी गई थी। 7वां प्रश्न था चुंबकीय क्षेत्र से क्या आपका तात्पर्य है। मैंने आपको धारावाही परिनालिका बताया था, उसमें ये देखिए उसी का स्क्रीनशॉट है। महामैराथन क्लास धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र बताया था कि जो विद्युत धाराएं होती हैं और जो चुंबकीय सामग्री है उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। जैसे हम इसको विद्युत रोधी तार से लपेट देते थे, उसके कारण क्या होता था, आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र है वो देखने को मिलता था। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते थे, ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर रखी गई चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन था मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और कितने समूह हैं। तो ये भी मैंने आपको मैराथन वाली क्लास में कराया था, जिसमें देखिए बताया था कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है और आधुनिक आवर्त सारणी, ये दोनों इस टाइप से हैं डिवीजन। और प्रश्न में आपके संशोधित आधुनिक पूछा गया था, इस चीज को ध्यान दीजिए, संशोधित और आधुनिक।
तो ये जो है पहले था आपका, और संशोधित आधुनिक आपका ये है, जो कि यहाँ क्लियर तरीके से संशोधित देखिए लिखा हुआ है। तो 18 जो है वो वर्ग और 7 जो है वो आवर्त। तो ये आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किया जाने वाला जो परीक्षण है उसको जो है किस नाम से जाना जाता है? ये भी मैंने आपको पूरा क्लियर में बताया थी सारी चीजें। विज्ञान महामैराथन क्लास। एड्स जो है कौन सा परीक्षण होता है आपका? तो आपका एलिसा परीक्षण होता है। क्लियर तरीके से लिखा है एलिसा परीक्षण, और इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर पड़ता है, WBC पर हमला करता है इसका जो वायरस है। तो आपका एलिसा परीक्षण यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 10वां प्रश्न, प्राथमिक उपचार को दो उद्देश्य थ्योरी है, लिख सकते हैं। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो तीनों टाइप के मैंने आपको कल पिरामिड बताए थे विज्ञान महामैराथन क्लास में। एक संख्या का पिरामिड, एक भार का पिरामिड या जीव भार जिसको कहते हैं पिरामिड, और तीसरा था आपका ऊर्जा का पिरामिड। और यही पूछा गया था आपसे, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है मैंने क्लियर बताया था कि सदैव सीधा होता है, और सदैव सीधा ही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। ये सीधा क्यों होता है? मैंने बताया था ना, 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसीलिए 10% के हिसाब से लिख सकते थे। वैसे सीधे सीधे आपको पूछा गया तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो सदैव सीधा होता है। बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इतने सारे आपके क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में कराए कि सारी इतनी सारी चीजें पूछी गई हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है यदि आपको वीडियो में हेल्प जो है वो मिली हो। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। जो सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। मैंने आपको कहा था ना कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल जो है उसमें एक ना एक डेफिनेशन पूछ ली जाती है हर साल आप देखेंगे तो। खाद्य श्रृंखला जीवों की श्रृंखलाएं जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं, खाद्य श्रृंखला कहलाती हैं। इसका आप लघु में आया था तो पूरा श्रृंखला भी बनाएंगे कि शैवाल पादप, फिर लघु तंतु, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली और फिर वृहत मछली। खाद्य जाल विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं एक जाल के रूप में जो प्रदर्शित होती हैं उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। पूरा वो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था ना, बाज, चूहा, पौधे, खरगोश, सर्प, मेढक, कीट, बस वो आपको बनाना था। और इसमें अंतर लिखना है ना, प्रश्न में देखिए कह रहा है कि अंतर स्पष्ट कीजिए, तो एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं। जैसे खाद्य श्रृंखला में जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, और खाद्य जाल में संख्या अनिश्चित भी हो सकती है। ये भी मैंने आपको पॉइंट बताया था, तो अंतर भी आप आसानी से लिख ले गए होंगे। गुलाम का नियम भी पूछा गया था। सारे स्क्रीनशॉट में उसी सिंगल महामैराथन क्लास के दिखा रहा हूँ, देखिए विज्ञान महामैराथन क्लास, गुलाम का नियम मैंने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों जो आवेश हैं जैसे Q1 आवेश, Q2 आवेश, इनकी मात्राओं के गुणनफल जो है, यहाँ पर गुणनफल इसके अनुक्रमानुपाती, और इनके जो बीच की जो दूरी है उसका जो वर्ग है यानी कि r का स्क्वायर, उसके व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में आ रहा है, अनुक्रमानुपाती मतलब सामने आ रहा है, होता है। तो ये जो बल होता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। और ये सूत्र जरूर आपको लिखना, तो जो यहाँ मैंने लिखा है F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अगर आपको पूरी डेफिनेशन भी नहीं याद है, ये भी आप लिख के आए तो 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये पूरी डेफिनेशन को परिभाषित करता है। तो ये हो गया आपका गुलाम का नियम। फिर अगला क्वेश्चन था, अयस्क से धातु निष्करण जो है उसमें प्रयुक्त होने वाली जो प्रविधियां हैं उनका उल्लेख करिए। मैंने कल आपसे ये भी कहा था कि जितनी डेफिनेशन आती है धातु निष्कर्षण की, इसमें से आपसे एक ना एक डेफिनेशन पूछ ली जाती है। इन्होंने क्या कर दिया, सब पूछ ली। धातु कर्म, धातु या अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है। लिखा है ना, अयस्क से धातु प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, सांद्रण होती है, निस्तापन होती है, भर्जन होती है, प्रगलन होती है, और लास्ट में धातु का शोधन होती है। सारी यही पूछी गई थी, यहाँ पर एक नहीं पूछी गई, कह रहे ना प्रयुक्त होने वाली प्रविधियां। तो आपको ये सब पॉइंट जो है वो लिखने थे। इसमें एक दो लाइन आप जैसे लिख सकते थे, तो जैसे सांद्रण लिखते हैं तो उसमें बता सकते थे कि अयस्क से अशुद्धियों को अलग करना सांद्रण कहलाता है। निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने की क्रिया। भर्जन आपका वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर। प्रगलन आपका अगलनीय जो अशुद्धि है उनको गलनीय बनाकर दूर किया जाता है। और धातु का जो शोधन होता है वो विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रक्त का थक्का बनाने की जो क्रिया विधि है उसका वर्णन कीजिए। ये भी मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी, सारे चरण नहीं बताए थे, पर ये बताया था कि किस प्रकार से रक्त जो है आपका जमता है और कौन सा उसमें जो प्रोटीन है वो सहायक होता है। इसके चरण होते हैं। प्रश्न में एग्जैक्ट आपसे क्रिया विधि पूछी गई ना, तो मैं आपको SCERT कोर्स में दिखाता हूँ। रुधिर स्कंदन की जो क्रिया विधि है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ये चरण आपको लिखने थे कि चोट से घायल
भाग में रुधिर वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं, क्षतिग्रस्त ऊतक जो थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ मुक्त करते हैं। ये जो आप चरण देख रहे हैं, पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, तीसरा चरण, ये क्रिया विधि आपसे पूछी गई थी। इसी को ही कहते हैं रुधिर का थक्का जमना या फिर स्कंदन। यहाँ पर आपको अगर नहीं आता है तो रक्त के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि किस आधार पर जमता है। जैसे कुछ पॉइंट ऐसे हैं ना कि ये द्रव्य रुधिर प्लाज्मा का ही अंश होता है, जिसमें सीरम कहते हैं। इसे जमे हुए रुधिर के लोथड़े को थक्का कहते हैं। रक्त स्राव को रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसे हीमोस्टेसिस कहते हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो ये कुछ बेसिक पॉइंट भी आप लिख सकते थे। बाकी रुधिर स्कंदन की जो क्रिया विधि है वो प्रश्न में आपसे पूछी गई थी, तो 3 चरणों में आपको लिखनी थी। 16 नंबर प्रश्न था कि किसी परिपथ में, ये क्या लिखा हुआ है, 10 की घात। यहाँ पर चीजें क्लियर नहीं है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए, एक फॉर्मूला Q बराबर NE वाला लगेगा और एक फॉर्मूला जो आपका एवरग्रीन है, जहां से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, वो है I बराबर Q/T। यहाँ से आपका लगेगा। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, ये आपका N दे रखा है और इसी में आप वैल्यू पुट करके करेंगे। कमेंट में बताइएगा। ये 10 की घात पता नहीं कितना लिखा हुआ है, पेपर थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं है। 17 नंबर प्रश्न, थैलेसीमिया रक्त दोष के परिचय, कारण, लक्षण, ये सब पूछा गया है। ये भी मैंने आपको विज्ञान महामैराथन में थैलेसीमिया बताया था। देखिए वही आया है। ये जो है बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग होता है। इस रोग में होने पर जो शरीर में हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया होती है वो गड़बड़ हो जाती है। रक्त क्षीणता के लक्षण इसमें होते हैं। यही सारी चीजें आपको इसमें लिखनी थी। अगला और इस वीडियो का लास्ट था, फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है। ये तक मैंने आपको बताया था इसी क्लास में। फर्स्ट एड बॉक्स कहा था कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो प्राथमिक उपचार के तौर पर दिया जाता है ना, कभी चोट वोट लगती है, उसके कार्यों को था, तो ये थ्योरी था, आप लिख सकते हैं। तो ये था ओवरऑल पेपर। कैसा क्या गया कमेंट में अवश्य बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।